तो 25 बड़ी खबरों के बाद अब रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बड़ी बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक तय की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कॉन्क्लेव में शामिल मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। 12 राज्यों के सीएम सुबह 10 बजे से करीब 2:45 तक ये मीटिंग में मौजूद रहेंगे। 58वें वार्षिकोत्सव में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। दोपहर 3:30 बजे सवरवेद महामंदिर में ये कार्यक्रम होगा। विहंगम योग समाज के अनुयायियों को संबोधित करते हुए पीएम नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सोमवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी को बड़ी सौगात दी। काशी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कल उद्घाटन किया गया है। इसे देश की जनता को समर्पित किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने वाले हैं। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि गुड गवर्नेंस को लेकर प्रधानमंत्री यहां पर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को टिप्स देने वाले हैं, मंत्र देने वाले हैं गुड गवर्नेंस को लेकर। तो आज मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे और इस दौरान कार्यक्रम में 12 राज्यों के सीएम मौजूद नजर आएंगे। यह सम्मेलन गवर्नेंस से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर तरीकों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। और इस सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार, साथ ही नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। तो इनके मुख्यमंत्री वहां पर नजर आएंगे और आज ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी और ये माना जा रहा है कि लगभग 2:45 तक ये बैठक चलने वाली है और मीटिंग खत्म होने के बाद पीएम 58वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे दोपहर 3:30 बजे। सवरवेद महामंदिर में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। कहा जा रहा है कि इसमें पीएम मोदी विहंगम योग समाज के अनुयायियों को संबोधित करेंगे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी शेखर आनंद और मदन कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले शेखर, आपका रुख करना चाहेंगे। आज ये बैठक होने वाली है। शेखर, चुनाव करीब है, ऐसे में ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, ये बैठक काफी अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हमारा जो शासन है, जो हमारा सरकार चलाने का तरीका है, वो दूसरों से बहुत अलग है। हम गुड गवर्नेंस के चाहने वाले हैं और जनता को यही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबा समय मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और उसके बाद 2014 से वो प्रधानमंत्री हैं। तो उनका जो अनुभव है बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, खास तौर से किसी राज्य के मुख्यमंत्री को क्या दिक्कतें आती हैं जिसको वो केंद्र तक संप्रेषित करना चाहता है, बताना चाहता है, और फिर सरकार को, केंद्र सरकार को डिसीजन लेना होता है कि राज्यों की वो मदद कर सके। तो ये एक जो बैठक है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी जो सरकारें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं भी है, वहां का भी एक अनुभव आता है जब ये मुख्यमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं। देश को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, राज्यों के विकास से ही देश के विकास की संभावना बनती है और ये रास्ता तय होता है। शेखर, आप बने रहिए, हमारे साथ मदन मोहन भी जुड़े हुए हैं। मदन, आपके पास आना चाहेंगे। बहुत अहम है ये बैठक, खासतौर पर देखिए कि पीएम मोदी जब गुड गवर्नेंस के टिप्स देने वाले हैं और 12 राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। काशी की जनता को एक बड़ी सौगात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के रूप में दी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के साथ जो है बैठक करेंगे। लगभग 10 बजे जो है आपको बड़ेका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बैठक करेंगे। बैठक में जो है गुड गवर्नेंस को लेकर के जो है उनको टिप्स भी देंगे। तो ऐसे में कहा जाए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2014 के बाद जो है यहाँ से सांसद चुने गए थे, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर
जिस तरह से अभी मुख्यमंत्रियों की बैठक की जा रही है, उसमें उनको जो है एक किस तरह से आगे और भी रणनीति तय करनी है, इस पर वो जो है टिप्स देंगे। तो इनसे जो है कहा जाता है 12 राज्यों के जो भाजपा शासित राज्य है, उनके मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, और इसी लिहाज से देखिए बहुत अहम हो जाती है ये बैठक, क्योंकि बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे और साथ ही उप मुख्यमंत्री भी। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। बहुत शुक्रिया मदन, बहुत शुक्रिया शेखर। एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी ने सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज से काशी के कायाकल्प को लेकर खास बातचीत की, वो देखिए जरा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी और इस वक्त मैं काशी में मौजूद हूं। देश के प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं और देश के बड़े बड़े साधु संत इस वक्त काशी में मौजूद हैं। मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाला हूं जो अपनी वाणी की वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। करोड़ों उनके फैंस हैं, करोड़ों उनके भक्त हैं। जब वो बोलते हैं तो लोग सिर्फ उनको सुनते हैं। राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं और भारत की सनातन संस्कृति को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। सदगुरु रितेश्वर महाराज जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। महाराज, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि 300 साल के बाद जो काशी में बदलाव हुआ है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का समय है, पुनरुत्थान हुआ है। और किसी भी देश में, राष्ट्र में अगर आप आनंद, प्रेम और शांति चाहते हैं तो वहाँ के धर्म और संस्कृति का अगर उत्थान हो तो वो देश आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। तो आज 300 सालों के बाद मैं काशी के इस कॉरिडोर के भव्य और दिव्य उद्घाटन को भारत राष्ट्र के केवल सांस्कृतिक धार्मिक रूप से नहीं देखता इसकी उन्नति को, मैं भौतिक रूप से भी उन्नति देखता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा की कृपा से भारत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक आज के इस पवित्र दिवस को जो बहुत आह्लाद के साथ देख रहे हैं, आने वाला भारत का जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मेरे हृदय में बहुत ही सुंदर भाव आ रहा है और मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। महाराज जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार, चाहे वो काशी की बात हो, चाहे वो केदारनाथ की बात हो, काशी केदारनाथ जो वादा वो जनता के साथ कर रहे हैं वो लगातार पूरा कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के लोगों ने ही चुना है उनको, क्योंकि कोई खैरात में आए नहीं है, भारत के नागरिकों ने उनको चुन के भेजा है और ये बहुमत की सरकार है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का विजन बहुत क्लियर है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भौतिक रूप से प्रत्येक नागरिक का उत्थान उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य लगता है। आप देखोगे तो एक तरफ तो वो केदार जाते हैं, काशी का पुनरुत्थान करते हैं, राम मंदिर का जाकर के पूजन करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे चाहे भारतीय सेना को मजबूत करना हो, चाहे भारत के गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं जिससे भारत की गरीबी दूर हो, लेकिन 70 सालों से जो चीज़ चला आ रहा है 70 दिनों में या 7 सालों में उसे दूर करना कठिन होता है। चीज़ों को बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में समय नहीं लगता। आप बुलडोजर लगा के कोई चीज़ गिरा दो, बहुत जल्दी गिरा दोगे, पर बनाने में बहुत समय लगता है। तो 70 सालों से चीज़ें कुछ न कुछ विकृत हुई हैं, कमजोर राजनीतिक सोच के कारण। व्यक्ति अच्छे थे, खराब थे मैं नहीं कहता, लेकिन राजनीतिक सोच और राष्ट्र के प्रति सोच, राष्ट्रवादी सोच उनकी नहीं थी, जिसके कारण भारत की दुर्गति हो गई थी। अब विगत कुछ वर्षों से भारत में राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हो रहा है, लेकिन जो विरोध करते हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री के एक चेहरे को दिखाते हैं। ये केदार जाते हैं, ये काशी जाते हैं, ये अयोध्या जाते हैं, ये मथुरा जाते हैं, ये वो दिखाते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते ये राफेल लाते हैं, वो नहीं दिखाते कि वो हर जिले में, भारत के हर कोने में चाहते हैं कि एम्स जैसा
स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा चीज बने जिससे सभी लोग स्वस्थ हों, भारत का आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, कैसे स्वावलंबी बने। आज भी उन्होंने स्वावलंबन की बात करी कि स्वावलंबन से सब कुछ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जहां विरोधी आपके उसी चेहरे को दिखाते हैं जिस चेहरे से उनकी राजनीति अच्छी होगी। और ये कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जिस दल में है वो नहीं दिखाते, प्रधानमंत्री का भी दल विरोधियों का वही चेहरा दिखाएगा जिससे प्रधानमंत्री की पार्टी को लाभ हो। और ये सामान्य बात है, एक लोकतंत्र की व्यवस्था में ये सामान्य बात है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब राष्ट्र की बात हो, जब संस्कृति की बात हो, जब राष्ट्रवाद की बात हो, तो कभी तो सुर एक हो, एक सुर में हम बात करें। जब हमारे सेना के ऊपर आक्रमण हो तो एक सुर में बात करें, बिल्कुल। जब गरीबी की बात हो तो एक सुर में बात करें। और भारत सनातन संस्कृति का वाहक देश रहा है। अब कहाँ कोई देश बचा है? मैं ये कहता हूँ 56 कंट्रीज हैं, क्या बहुत शांति है? नहीं है शांति। भारत को हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भारत का सोच ही अलग है। भारत का हर नागरिक भारतवंशी है, हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, और मैं उसी रूप में देखता हूँ। लेकिन राजनीति जहां होगी, दल जहां होंगे, वहां कुछ तो दलदल होगा। तो ये दलदल के द्वारा ही विरोधिता दिखाई जाती है। वैसे आज राष्ट्र बहुत प्रसन्न है। लेकिन एक बात और कह दूं आपको कि अभी अभी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 12 घायल हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं वहां के 370 के कारण कि वो अभी भी वहां शांति नहीं है। भारत के सरकार के द्वारा, भारत की राष्ट्रवादी सरकार के द्वारा किए जाने वाले अच्छे प्रयासों को पुनः कि नहीं कहीं कोई बदलाव नहीं है, वो उनका कोई ना कोई आक्रमण चलते रह रहा है। पर मुझे विश्वास है ये मजबूत लोग हैं, मजबूत सरकार है, और सबसे बड़ा भारत की जनता बड़ी मजबूत हो गई है। भारत मजबूती की ओर देखना चाहता है। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और सरकार से ये उम्मीद रखता हूं कि जिन लोगों ने ऐसे कायराना हरकत की है उसको वो जवाब देंगे। बिल्कुल। महाराज जी, जैसे मैं आपके पास आया था तभी ये खबर मेरे पास आई थी कि श्रीनगर में दहशतगर्दों ने हमारे पुलिस वाले भाइयों पर हमला कर दिया। वो खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी, हालांकि सब खबर दिखा रहे थे लेकिन हमने दिखाई, और अच्छा हुआ कि आपने उस पर प्रतिक्रिया दे दी। और हम भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी हमारे देश से खत्म हो, चूंकि हमारे और आपके जो फौजी भाई हैं करोड़ों की तादाद में, जो सैकड़ों की तादाद में बॉर्डर पर आपकी और हमारी हिफाजत कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और देश की सशक्त सेना बनाने का काम तमाम जो भारत सरकार की मौजूदा रक्षा मंत्री हों या हमारे जो अभी शहीद हुए हैं हमारे सीडीएस साहब विपिन रावत जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री लगातार ये बात कहते हैं कि जब जब भी हिंदुस्तान की तरफ कोई भी मुल्क हो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो, घर में घुस के मारेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा हम करेंगे। और ये हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। जब भी कोई ऐसा हमला होता है पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाई बहन एक साथ हो जाते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है, और मैं इस देश का वासी हूँ, इसलिए सदा गर्व रखता हूँ इस देश के ऊपर। मैं सदा कहता हूँ कि मैं साधु तो बाद में हूँ, पहले इस देश का नागरिक हूँ। बिल्कुल। और नागरिक की हैसियत से जब भी देश के ऊपर कोई संकट आए तब 130 करोड़ नागरिक एक साथ होते हैं, और देश के अंदर कोई सुंदर कार्य हो तब भी सारे नागरिक एक साथ होते हैं। बिल्कुल। मैं तो आपको कह सकता हूँ हजारों लाखों अन्य धर्मावलंबी के लोग हमसे परिचित हैं। उन्होंने मुझे फोन करके आज शुभकामना दी कि आज काशी का गौरव वापस आया है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीजें जो बुरी होती हैं वही दिखाई पड़ती है देश में। और मेरा शुरू से मानना है कि बहुतायत लोग अच्छे हैं, और कुछ मुट्ठी भर लोग हर जगह बुराइयां शुरू से हैं, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र एक है, राष्ट्र को और मजबूती से एक होना चाहिए, और जाति और धर्म के नाम पर राष्ट्रवाद की भावना से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। हमें राष्ट्रवादी बनना है। बिल्कुल। हम पहले भारतवासी हैं, हमारा राष्ट्र सबसे उन्नत रहे। हमारा राष्ट्र जो विश्वगुरु कहा जाता था, विश्वगुरु का अर्थ है वर्ल्ड मास्टर। अगर विश्वगुरु कहने में कोई तकलीफ है तो वर्ल्ड मास्टर कह दीजिए। वर्ल्ड मास्टर हम बनने जा रहे हैं, वर्ल्ड को लीड करने वाले हैं। तो किसकी चाहत नहीं होगी कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश सबसे ऊपर हो, हम जिस परिवार में रहते हैं वो परिवार सबसे ऊपर हो, हम जहां जन्म लिए वो स्थान सबसे ऊपर हो। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक और भारतवासी ये चाहता है। लेकिन ये चंद दहशतगर्द और चंद जो विरोधी लोग हैं,
जो राष्ट्र का भला नहीं चाहते, अब उसके पीछे भी कारण यही है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। आप सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, मैं इस्लाम मज़हब को मानने वाला हूँ। मेरा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि मैं जिस मुल्क में रहूँ उस मुल्क से प्यार करूँ, मोहब्बत करूँ। मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ की सरकार को मानूँ, वहाँ के कानून को मानूँ। मेरा मज़हब मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि मैं जिस देश के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को मानो। ये मेरा धर्म मुझे इजाज़त देता है और यही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति भी है। और हमारे प्रॉफिट साहब जो मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। आप सोचिए, लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं चीज़ों को तो बहुत डिफरेंट होती है। आपकी बात को मैंने कहा, लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूँगा मोदी साहब की, चूँकि हम काशी में इस वक्त मौजूद हैं। चूँकि बहुत सालों से आप मोदी साहब को बहुत करीब से जानते हैं, आपको बहुत मानते भी हैं। आज मोदी साहब ने आपको बुलाया और दूसरे साधु संतों को बुलाया। मोदी साहब से आज क्या बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई आप लोगों की? आज आह्लाद का विषय था और एक बात आपने सुनी होगी कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज देश के हजारों संत, हजारों राष्ट्रवादी सोच के लोग एक साथ जुटे हुए थे और आज तो इशारों में ही सब कुछ हुआ है। और उनकी आंखें, उनकी बातें, संतों की आंखें, संतों की बातें। और आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री ने भोजन प्रसाद लिया तो किनके साथ लिया, आपने देखा होगा। संतों के साथ था कि संतों के साथ लेंगे, पर आप भारत के संत की भी गरिमा देखिए और प्रधानमंत्री को भी देखिए। उन्होंने उन वर्कर्स के साथ बैठ करके, जिन्होंने कॉरिडोर बनाया, उनके साथ बैठ करके वो प्रसाद ले रहे थे, वो गौरव हो रहा था। और देखिए महाराज जी, जो थाली थी सबकी सेम थी, एक जैसी, खाना सेम था, पानी के ग्लास सेम थे। मतलब कोई चीज बदलाव नहीं कि उनको ये लगा ही नहीं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और मेरे साथ ये काम करने वाले। उनकी आस्था। मोदी साहब को मैं बहुत सालों से कवर करता हूं। अभी जब वो केदार बाबा के दरबार में थे, दिवाली के दिन मैं वहां मौजूद था, उनको कवर कर रहा था। काशी में जब प्रधानमंत्री जी आते हैं, मैं उनके यहाँ पर कवर करने आता हूँ। आज आए तो मैं आज भी कवर करने हूँ। बंगाल में भी मैंने उनको बहुत कवर किया। मैं देखता हूँ कि उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा हो रहा है। लोग उनको पसंद करते चले जा रहे हैं, लोग उनके दीवानों की तरह उनको करते हैं। अभी आप सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ पर श्रद्धालु थे, जो काशी से जुड़े हुए हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं। जब मैं पहले यहाँ आता था कवर करने तो यहाँ की एक फिजा बदली रहती थी, ट्रैफिक जाम, तार, एकदम सड़कें। लेकिन आज मुझे खुद देख के जब भी मैं आता हूँ तो हैरानी होती है। जो मोदी जी ने वादा किया कि मैं काशी को क्योटो बना दूंगा, वो चीज़ें दिख रही हैं। काशी को क्योटो की तरह विकसित करने के लिए वो जो यहाँ के जागतिक और जो भौतिक चीजें होंगी, वो चीज वो वहाँ विकसित कर रहे हैं। पर आज जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से काशी और पूरे भारत को उन्होंने जो उपहार दिया है, मैं नहीं समझता कि आने वाला सैकड़ों वर्ष या हजारों वर्ष इस कार्य के लिए, ऐसी सांस्कृतिक कार्य के लिए देश के प्रधानमंत्री को लोग कभी भूल पाएंगे। जैसे आज अहिल्याबाई होलकर को याद कर रहे हैं ना, आप देखना आने वाले इतिहास में याद किया जाएगा कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान और भौतिक पुनरुत्थान अगर रेल की पटरी की तरह, दोनों पटरियों की तरह कोई साथ साथ लेकर चला तो देश के प्रधानमंत्री ये दोनों पटरी को साथ लेकर चल रहे हैं। एक तरफ गरीबों के साथ बैठ के बनाने वाले को साथ भोजन करना, हजारों संतों को बुलाना, उनको नमन करना, और काशी का गौरव, काशी जो ज्ञान की भूमि है, वो ज्ञान की भूमि पुनः जागृत हो जाए। अज्ञानता ही तो दुख है ना, अज्ञानता है वो दुख है। अगर आप ज्ञानी हो गए तो आपको दुख होगा नहीं, आप बैर विरोध करेंगे नहीं। ये जो दहशतगर्द हैं आपके, इनको क्या सिखाया जाता है कि आप यहाँ कुछ न करोगे तो ऊपर में आपको हूर मिल जाएंगी। लेकिन क्या ये शिक्षा सही है कि नहीं है, इस पर चर्चा कर लेंगे बाद में, और करना चाहिए। जीते जी भारत के लोग, अपने देश के लोगों में आपको आनंद नहीं मिल रहा, आप मरने के बाद कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो। ये अज्ञानता के कारण ही तो ऐसी बात हो रही ना। और सिर्फ वहां नहीं है, सब जगह, चाहे कोई जाति धर्म मजहब हो, जहां ऐसे उग्रवाद या आतंकवाद उठता है वो अज्ञानता के कारण होता है। काशी ज्ञान की भूमि है, बिल्कुल, और ज्ञान की भूमि पे आज भगवान शंकर का ये जो कॉरिडोर बनाया गया काशी विश्वनाथ का, इसका एक सांकेतिक अर्थ है, ये संकेत है। अर्थ ये है कि पृथ्वी पर और भारत में अब ज्ञान का विकास होना चाहिए। ये जो अज्ञानता के कारण दहशतगर्दी है, गरीबी है, अज्ञानता के कारण लूट मार, लड़ाइयां हैं, ये कैसे समाप्त होगा? तो सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ज्ञान का
शिक्षा का प्रकाश होगा तो धीरे धीरे भारत से ये चीजें मिट जाएंगी। तो केवल एक मंदिर बनना मत देखिए आप, केवल एक कॉरिडोर बनना मत देखिए, केवल लाल पत्थर मत देखिए। ये संकेत में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत ज्ञान भूमि है, ऐतिहासिक ज्ञान भूमि है। अब धीरे धीरे ज्ञान का विकास होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, मैं कल जयपुर में मौजूद था। राहुल गांधी जी ने वहां पर रैली की थी, महंगाई हटाओ। वहां से उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बात कही थी, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि गांधी जी हिंदू थे लेकिन गोडसे हिंदुत्ववादी थे। उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इशारा किया और आप इस चीज की बहुत पुरजोर तरीके से वकालत भी करते हैं। इस बयान को राहुल गांधी जी के किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी जी को स्वयं एक बार सोचना चाहिए कि वो स्वयं गांधी हैं या गांधीवादी। महात्मा गांधी को मानते हैं, बोलते हैं हम गांधीवादी लोग। तो हिंदुत्व अलग हो गया और हिंदुत्ववादी अलग हो गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अब पता नहीं वो किस सेंस से बोले और किस भाव से बोले। उनके प्रशंसक और उनके फॉलोअर्स सुने होंगे, पर ये बात तो समझ नहीं आती कि वो हिंदुत्व है और ये हिंदुत्ववादी लोग हैं। मैं कुछ समझ, ये गांधी हैं, ये गांधीवादी लोग हैं। वादी का अर्थ होता है उनके विचारों को लेकर के चलना। अगर हिंदुत्व अच्छा है तो हिंदुत्ववाद कैसे बुरा हो सकता है? अगर हिंदुत्व अच्छा है तो हिंदुत्ववाद बुरा कैसे? अगर गांधी अच्छे होंगे तो गांधीवादी कैसे बुरे हो सकते हैं? इसलिए ये विचार कैसे उन्होंने दिया है या शब्दों से खेल रहे हैं, मुझे कुछ खबर नहीं। परंतु देश की जो प्रबुद्ध जनता है और राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो सब समझती हैं, जानती हैं। मैं उनका क्रिटिसाइज नहीं करता। और हाँ, अगर देश विरुद्ध कोई बात हो और संस्कृति के कोई विरुद्ध बात हो तो क्रिटिसाइज करने में 1 मिनट न लगे, क्योंकि आपको इतना ईमानदार तो होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति। आपको जैसे आज चल रहे हैं चमचे हैं और ये सब शब्दों से ऊपर उठ के राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से अपने वक्तव्य को आप रख सकें, यह बात आपके भीतर है, तब तो ये माना जाएगा कि आप राष्ट्र के प्रति ईमानदार हैं। और नहीं, अगर आप धन से या आप वैभव से अपने विचारों को बदलते रहते हैं तो एक सीमा हो सकती है। कोई 1 लाख में बदलेगा, कोई 1 करोड़ में बदलेगा और कोई 100 करोड़ में बदल लेगा, लेकिन बदल तो जाओगे ना। मेरा ये कहना है, सारी दुनिया भी मिल जाए पर हमारा जो सांस्कृतिक विचारधारा है, हमारा जो आनंद और प्रेम का विचारधारा है, ये नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल। तो राहुल जी का वक्तव्य, राहुल जी देखे समझे। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी न्यूज इंडिया को बातचीत करने के लिए। हमारे चैनल की लाइन ही राष्ट्र की आवाज है। सरफराज जी, मैं बहुत आह्लादित हूँ कि काशी में आज हम दोनों बैठकर और गंगा जी के तट पर ये बात हो रहा है। कौन कहता है कि भारतवर्ष की ये जो तहजीब है, जो संस्कृति है, ये मिटने वाली है? ये कभी नहीं मिट सकता। ये हमारे और आप जैसे लोग जब तक रहेंगे, भारत उन्नत होगा, ऊपर होगा और ये दहशतगर्दी भी यहाँ से समाप्त होगी। यहाँ प्रेम, अमन, भाईचारा, मोहब्बत कायम रहे। बिल्कुल। और यही बात मैं अपने दर्शकों से भी लगातार रात 9 बजे करता हूँ, राष्ट्रवाद के जरिए, राष्ट्र की आवाज़ के जरिए। और पिछले बहुत सालों से मुझे आप जैसे महाराज जी और तमाम जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं उनकी सबका मुझे आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि हक बात कहना हमारा हक है और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं पूजा शर्मा। काशी में आज मुख्यमंत्रियों का महासंगम है। बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी विकास का नया मंत्र देंगे। और इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। हम आपको काशी ले चलेंगे, जहां न्यूज इंडिया की पूरी टीम कल से लगातार आपको हर अपडेट सबसे पहले रही। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है। वाराणसी में आज पीएम मोदी बैठक करेंगे, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी इस बैठक में नजर आएंगे। दोपहर बाद काशी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से आम जनता के लिए खुल गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो कल ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है और आज से इसे जनता को समर्पित कर दिया गया है। कल जिस तरह से मंत्रोच्चार और अहम पूजा अर्चना के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसे आज जनता को समर्पित कर दिया गया है। हालांकि औपचारिक तौर पर कल इसकी पूजा की जा चुकी है, यानी आज से जनता को इसके दर्शन का लाभ मिलेगा। दोपहर बाद काशी में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता शेखर आनंद और मदन मोहन लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मदन मोहन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। कल हुई पूजा अर्चना के बाद जिस तरह से मंत्रोच्चार के साथ पूरा काशी गूंजा था, उसके बाद आज से आम जनता को समर्पित कर दिया है। आज से आम जनता दर्शन कर सकती है।
क्या वहां पर माहौल है और कैसा लोगों को लग रहा है इस बड़ी सौगात के बाद? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया, लोकार्पण करने के बाद जो है काशी की जनता को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें काशी की जनता की अगर हम बात करते हैं तो काफी लोग जो है उत्साह में है। और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि ये जो बृहद रूप जो मंदिर परिसर को का दिया गया है और जिसमें बाबा विश्वनाथ विराजे हैं, उनको लेकर के जिस तरह से पहले लोग सकरी गलियों से आते थे, आज वो कहा जाए तो पूरा एक बृहद रूप ले चुका है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद वाराणसी के सांसद हैं और उन्होंने कल यानी कि रेवती नक्षत्र के दौरान जो है मंदिर का कहा जाए विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद जो है वो जनता को समर्पित कर दिया। तो ऐसे में काशी की जनता जो है काफी उत्साहित है। कहा जाता है कि जहां पर बाबा विश्वनाथ कनकन में विराजते हैं, ऐसे में अगर कहा जाए तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है विश्वनाथ कॉरिडोर का धाम का लोकार्पण करने के बाद जनता को उसमें समर्पित कर दिया गया। तो बिल्कुल, शेखर भी हमारे साथ बने हुए हैं। शेखर, आज अहम बैठक होने वाली है, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कौन से मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में और तमाम मुद्दे इसमें बैठक में उठाए जाएंगे, साथ ही कब से कब तक ये बैठक चलेगी, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जिन राज्यों में भी हमारा सरकार होती है हम वहां पर सुशासन देते हैं। तो ये बैठक गुड गवर्नेंस को लेकर के है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ये चर्चा करेंगे कि वो उनकी राज्यों उनकी सरकारों में, जिन राज्यों में सरकारें वहां पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री उन्हें ये बताएंगे कि गुड गवर्नेंस अगर आप देना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देना चाहिए, किस तरीके से आपको कनेक्ट बनाना चाहिए। चूंकि नरेंद्र मोदी का अनुभव लंबा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर भी और केंद्र सरकार से अक्सर उनकी नोकझोंक होती रही है, तो उनको ये पता है कि केंद्र और राज्य के बीच में टसल किस तरह से होती है। तो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर वो ये सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र के साथ किसी भी तरीके की जो टकराव की स्थितियां बनती थी उनको कैसे कम किया जाए, मतलब ढांचे से ही कम किया जाए। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, बीजेपी के जो उद्देश्य हैं, जिन चीजों को लेकर के वो आगे बढ़ना चाहती है उसको कैसे आगे जनता तक पहुंचा सकती है। चूंकि अंत्योदय यानी आखिरी आदमी तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहती है। वो ये कहते हैं कि जहां हमारी सरकार होती है हम उसका लाभ आखिरी आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। उसको भी प्रधानमंत्री बताएंगे कि इसका मायने क्या है और किस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं। इस खबर पर और मदन मोहन भी हमारे साथ थे। साथ ही इस खबर पर, जैसे कल काशी पर न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे न्यूज इंडिया की तरफ से, काशी पर कल भी हमारी नजरें बनी हुई थी और आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी, तो उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।